हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज जो टॉपिक लेके आया हूं वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपको द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकालने में कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फ्रेंड्स, अब ये किसी बिंदु का मतलब, इसके पहले हमने द्विध्रुव की दो स्थितियां पढ़ी थी, एक अक्षीय स्थिति में तीव्रता और एक निरक्षीय। अभी ना तो ये अक्षीय है निरक्षीय, अभी ये है कि बिंदु हमने द्विध्रुव के सापेक्ष किसी भी स्थिति में रख दिया है। मतलब अक्षीय निरक्षीय पर्टिकुलर किसी स्पेशल केस की बात नहीं चल रही है, ये तो कहीं पर भी रखा हुआ है। तब हम तीव्रता कैसे निकालेंगे? अगर आप ये तीव्रता निकालना सीख गए तो फिर इसके आंसर से हम वो अक्षीय और निरक्षीय दोनों तीव्रताएं ज्ञात कर सकते हैं। ये अच्छा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप ध्यान दीजिए। तो देखिए, मैंने चित्र में ए बी नाम का एक द्विध्रुव माना जिसके आवेश माने -q + q, बीच की दूरी मानी 2a, इसको रख दिया वायु या निर्वात में। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी और थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु मान लिया P। मतलब बिंदु P की जो पोजीशन है वो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर है, लेकिन द्विध्रुव से थीटा कोण बनाते हुए है। तो ये द्विध्रुव की अक्ष पर भी नहीं है और द्विध्रुव की निरक्ष पर भी नहीं है, वो तो द्विध्रुव से थीटा कोण बनाते हुए है। तो इस कंडीशन में इस बिंदु P पर हम तीव्रता ज्ञात करेंगे। देखिए, ये यहाँ लिखा हुआ है चित्र में, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। अब द्विध्रुव हमने आदर्श द्विध्रुव लिया है, मतलब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी नगण्य। आदर्श द्विध्रुव का आकार कैसा होता है? बिंदु आकार, मतलब इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। तो आवेश यही -q + q, बीच की दूरी 2a है, वायु निर्वात में रखा गया है। मध्य बिंदु O से r दूरी, थीटा कोण पर कोई बिंदु P है जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। ये इसकी थ्योरी बन गई। फ्रेंड्स, आप थ्योरी की बिल्कुल चिंता मत किया करें, क्योंकि जो भी काम हम चित्र में कर रहे हैं क्वेश्चन के आधार पर वही थ्योरी में लिखाता है। तो इसलिए थ्योरी लिखना कोई कठिन काम नहीं है। आप प्रयास करेंगे मन से लिखने का तो आपसे बहुत अच्छी लिखाएगी, मुझसे भी अच्छी लिखाएगी। अब देखिए क्या करते हैं। आपको जिस बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है, इस बिंदु P पर तीव्रता हम निकाल रहे हैं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की सहायता से। देखिए वो कैसे। अगर द्विध्रुव है तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा, तो हमने मान लिया वो द्विध्रुव आघूर्ण है हमारा P। ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। तो अब हम इस द्विध्रुव आघूर्ण के घटक निकालें। एक ये जो दूरी r है इसके अनुदिश और एक इस दूरी के लंबवत। तो जो थीटा कोण के सापेक्ष आप घटक बनाएंगे तो इस दूरी r की दिशा में हो जाएगा p cos थीटा। थीटा के पास वाला घटक cos में आता है और इस p cos थीटा के लंबवत डायरेक्शन में जाएगा p sin थीटा। अब ये p cos थीटा और p sin थीटा हमने क्यों निकाले? देखिए, हमने जो अक्षीय निरक्षीय स्थिति पढ़ी थी उनमें अक्षीय स्थिति में तीव्रता की जो डायरेक्शन थी वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में थी। तो ये जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो इस डायरेक्शन में जो तीव्रता होगी वो अक्षीय स्थिति वाली तीव्रता होगी। मतलब इसको हम अक्षीय स्थिति वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ऐसे ही जब हमने निरक्षीय स्थिति में तीव्रता पढ़ी थी तो उसकी दिशा इस द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत थी। तो अब आपके पास ये जो PE cos थीटा के लंबवत वाला घटक है PE sin थीटा, इस डायरेक्शन के यदि हम अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे और इस डायरेक्शन में हमको तीव्रता निकालनी होगी तो वो तीव्रता हमारी द्विध्रुव के सापेक्ष जो निरक्षीय स्थिति वाला फॉर्मूला है उससे निकल आएगी। तो ये चीज हम इस बिंदु P पर अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, हम जानते हैं अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के दोनों के फॉर्मूले, दोनों डेरिवेशन हमने किए हैं। तो जो हमने किया है, जिसको हम जानते हैं, उसकी सहायता से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो जब हम इस P cos थीटा की दिशा में चलेंगे तो ये अक्षीय स्थिति होगी, तो इस डायरेक्शन में हम तीव्रता को E1 मानेंगे
और इसी बिंदु P पर हमने इस E1 के लंबवत यहां जो तीव्रता की डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं ये P साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो P साइन थीटा के अपोजिट मतलब निरक्षीय स्थिति। तो ये वाली जो तीव्रता है E2 ये निकाली जाएगी निरक्षीय स्थिति वाले फॉर्मूले से। तो बिंदु P पर हमको E1 और E2 दो तीव्रता मिलेंगी, इनका परिणामी निकालेंगे हम समांतर चतुर्भुज नियम से। वो आ गया हमारा ये E। तो ये E बनेगी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अब तीव्रता एक सदिश राशि है तो इसका संख्यात्मक मान निकल आएगा हमारा समांतर चतुर्भुज नियम से, जो हमने परिणामी सॉल्व किया है वहां से। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हमने मान लिया कि E1 की जो डायरेक्शन है या जो P cos थीटा की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन से अल्फा कोण बनाते हुए E की डायरेक्शन है। तो अब हम इस डेरिवेशन में E की वैल्यू भी निकालेंगे और अल्फा की वैल्यू भी निकालेंगे। चलिए, तो हमने यहाँ लिखा कि द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P हो तो उसके दो परस्पर लंबवत घटक P cos थीटा P sin थीटा प्राप्त होंगे। तब हम बिंदु P पर निकाल रहे हैं P cos थीटा की दिशा में, अर्थात अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय का ये फॉर्मूला होता है 1/4πε0 2p/r³। तो दूरी r तो हमने द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसमें जो ली थी वही इसमें ली है। तो ये 1/4πε0 सेम टू सेम आ गया, r सेम टू सेम आ गया, 2 सेम टू सेम आ गया। बस जो P था वो इस डायरेक्शन में क्या बन गया है, P cos थीटा। आप चेक करके देख लें, यदि थीटा की वैल्यू हम 0 रख देंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये बिंदु हमारा थीटा 0 तो यहां जाएगा अक्ष पर और 2p हो जाएगा, मतलब हम सही काम कर रहे हैं। चलिए, ऐसे ही जाए हम इस E2 की वैल्यू निकालने। तो हमने निरक्षीय स्थिति लिया, देखिए ये लिखा है P पर P साइन थीटा की विपरीत दिशा में, अर्थात निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बन गई हमारी 1/4πε0 P साइन थीटा/r³। ये कहां से आई, तो ये था निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला 1/4πε0 P/r³। तो दूरी r तो अब भी ली है, सेम टू सेम आ गया, बस P बदलना है, P के स्थान पर क्या आ गया, P साइन थीटा। अब जब आप इसको निरक्षीय स्थिति में चेक करना चाहें तो आप थीटा की वैल्यू कितनी लिख दीजिए, ये थीटा की वैल्यू 90 कर दो आप। जब आप थीटा की वैल्यू 90 करेंगे तो ये बिंदु P आपका लंबवत ऐसा हो जाएगा सीधा। तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो यही बन जाएगा फॉर्मूला। मतलब आप जो काम कर रहे हैं वो सब सही चल रहा है। तो इस प्रकार P बिंदु पर हमें दो तीव्रता मिल गई जिनका परिणामी निकालना है हमको समांतर चतुर्भुज वाले फॉर्मूले से। तो चूंकि ये दोनों तीव्रता परस्पर लंबवत हैं, ये परस्पर लंबवत हैं, इसलिए इनका परिणामी आ गया √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। आगे जो हमारा फॉर्मूला है वो होता है 2E1 E2 cos थीटा। अब थीटा है E1 E2 के बीच का एंगल, तो वो cos 90 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इतना ही बचेगा। यदि हम ऐसे इसको नहीं पकड़ना चाह रहे हैं तो एक तरीका और भी है, ये परिणामी है, ये 90 डिग्री है, मतलब ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। आप इसमें लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। ये कर्ण की वैल्यू आपको चाहिए है, लंब और आधार आप जानते हैं, तब भी E की वैल्यू √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर ही आएगी। अब E1 E2 की हमने जो वैल्यू यहाँ निकाली थी वो यहाँ पर रख दी है। अब आप देख रहे हो इन दोनों वैल्यूज में स्क्वायर लगा हुआ है, वो तो यहाँ से आ गया, लेकिन इस दोनों वैल्यू में बहुत कुछ कॉमन है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले कॉमन निकालें। तो 1/4π P और r³ का स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा, यहाँ बचेगा 2 cos थीटा का स्क्वायर, ये बचा साइन थीटा का स्क्वायर। देखिए ये लिखा हुआ है, ये कॉमन आ गया। अब इसका स्क्वायर सॉल्व करें, 2 के हो गए 4, ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा, ये साइन का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, 4 को लिख दिया हमने 3 + 1, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 1, तो ये 1 हो गई। बचा यहाँ 3 cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इस आंसर की सहायता से आप अक्षीय निरक्षीय वाली तीव्रता भी निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ आपको चेक करके दिखाया था, यहाँ भी चेक करके दिखा सकता हूँ। यदि बिंदु P अक्षीय स्थिति में होगा, मतलब इस अक्ष पर होगा, द्विध्रुव की बढ़ाई गई रेखा में होगा, तो थीटा की वैल्यू 0 होगी।
यहाँ चेक कर लो, आप लिख दो थीटा की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू जाएगी 1, ये पूरा 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 होंगे, रूट करेंगे तो 2 निकलेगा, तो 1/4πε0 2p/r³। देखिए ये बन गया। निरक्ष स्थिति में होंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ 90 डिग्री होगी, यहाँ लिखा आपने cos 90, इसकी वैल्यू हो गई 0, ये बचा केवल 1, √1 मतलब 1, तो बचा 1/4πε0 p/r³। देखिए निरक्षी वाला आंसर आ गया। तो कुल मिलाकर ये जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले की सहायता से हम बिंदु P को कहीं पर भी ले लें तो हम उस बिंदु P पर द्विध्रुवकांण तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब दिशा निकालते हैं। ये अल्फा कोण जो हमने दिखाई थी, यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है वो E1, ये E1 या P cos थीटा की जो दिशा है इससे अल्फा कोण बनाती है, तो इस अल्फा की वैल्यू कैसे निकालें? तो ये एक समकोण त्रिभुज बना, अल्फा tan से निकाला जाएगा। tan की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस अल्फा के सामने वाली ये लाइन कहलाएगी परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू E2 है, बेस ये नीचे वाली लाइन जिसकी वैल्यू E1 है, तो E2 अपॉन E1 आ गया। ये E1 की वैल्यू है, ये E2 की वैल्यू है, ये देखिए हमने यहाँ पर यहीं से उठाकर ये रख दी है। तो ये 1/4πε0 कैंसिल हो गया, P से P हो गया, r³ से r³ गए। अब यहाँ बचा, देखो ये सब कैंसिल हो गया, यहाँ बचा साइन थीटा, तो साइन थीटा के अपॉन में बचा है 2 cos थीटा, तो 1/2 हमने अलग किया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो गया tan थीटा। तो ये एक हमारे पास रिलेशन भी आ गया अल्फा और थीटा में कि tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। और यदि हम अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो tan का आप ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो tan यहां से इनवर्स में जाएगा, तो tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो इस प्रकार आप इस थीटा की वैल्यू रखकर अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये डेरिवेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस एक डेरिवेशन की सहायता से हम बिंदु P को द्विध्रुव के सापेक्ष कहीं पर भी मान लें, उन सारी स्थितियों में तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं और उसकी दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए और नोट्स तैयार करिए अपने, क्योंकि जब तक नोट्स हमारे स्वयं के नहीं होते हैं, चीज हमको आसान नहीं होती है। याद करने पर, पढ़ने पर सबसे अच्छी हमारी अपनी कॉपी होती है, जिससे बहुत इजीली याद होता है, इजीली चीजें हमारी मेमोरी में बैठ जाती है। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।